नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में रात के रक्षक डोगा की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है 8 घंटे। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। कानून और कर्तव्य एक ही जंजीर के दो सिरे हैं, जिनसे न्याय की कलम थामने वाले के हाथ बंधे होते हैं। ये हाथ सिर्फ इंसाफ करते हैं, फांसी की सजा देकर खतरनाक मुजरिमों के नाम की कलम तोड़ते हैं। पर आज जब कलम की ताकत खत्म हो रही थी, इंसाफ की कुर्सी छिन रही थी और मुजरिम अभी जिंदा था, उसके नाम की कलम तोड़ने के लिए जज धर्माधिकारी को चाहिए 8 घंटे। संजय गुप्ता की पेशकश। अदालत तभी लगती है जब कहीं कोई अपराध होता है, अपराधी होते हैं जिनका फैसला होना होता है। आज भी एक अदालत लगने वाली थी, क्योंकि कुछ मुजरिम इंसाफ की छाती को घायल करने आ पहुंचे थे। डांडिया को देखकर गलियों में कुत्ते मुंह छिपाने लग जाते हैं। इलाके का थानेदार उठकर खड़ा हो जाता है, तड़ तड़ाक, और तू सीट छोड़कर भी खड़ा नहीं हुआ। अब तुम ये दुनिया छोड़ोगे। भगवान के बंदे, भगवान से डर, कानून से डर। भगवान को मैं मानता नहीं, और रहा कानून तो देख अपने कानून की हालत। ओह, तो हवलदार पांडु है तेरा नाम, और ये तेरी टोपी है जो तुझे कानून ने कानून की इज्जत करने को दी है। पर तू इससे मेरे जूते चमकाएगा। अबे देखता क्या है, चल चमका जूते। हाँ, अब जल्दी कर, वरना तेरी वर्दी उतरवा कर फर्श साफ करवाऊंगा। हवलदार पांडु के कपकपाते हाथ में थमी टोपी डांडिया के जूते की तरफ बढ़ी, मगर ठहरो, स्वर में इतना वजन था कि शायद आज तक किसी तराजू में ना रखा गया था। कानून के टोपी कानून के सिपाही को मुजरिमों के जूते पर ब्रूस की तरह रगड़ने के लिए नहीं दी जाती। और अगर जूते ही साफ करने का शौक है तो जाओ, उठा लो पेटी, उठ उठ जाकर बैठ जा फुटपाथ पर। जूता पॉलिश करके अच्छी कमाई हो जाएगी तुम्हारी। कम से कम अपना और बीबी बच्चे का पेट इज्जत की कमाई से तो भर सकोगे। दफा हो जाओ यहां से। सड़क छाप गुंडों के आगे झुकने वाला तुम्हारा सिर इस टोपी के लायक नहीं। धाड़। अबे ओ डोगा, तू सड़क छाप किसे बोला रे? तुझे पता नहीं कि मैं किसका आदमी हूं? हाँ, नहीं पता क्या? तो सुन, अपन लकीरा फकीरा का आदमी है। लकीरा को पता चला कि तूने उसके आदमियों के काम में दीवार बांधी, तो वो तेरी जिंदगी की लकीर मिटा डालेगा। फकीरा कल जब जेल से छूटकर आएगा तो ये तेरे को बोटी बोटी काट कर कुत्ते को खिला देगा। जा जल्दी भाग जा। डोगा पलट गया। वाह, मेरी बात इसकी समझ में आ गई। अच्छा है, वरना कुत्तों के पेट में पच जाता। दूसरे ही पल डोगा के उस शक्तिशाली घुसे ने राग चीख पुकार छेड़ दिया। राग में और भी तीव्रता आ गई जब धाए धाए। डोगा फिर पलटा। जानता है डांडिया कि मैंने तुझे गोली क्यों नहीं मारी? वो इसलिए ताकि तू अपना टूटा थर, फूटा थम और जगह जगह से उधरा हुआ चेहरा जाकर अपने बाप लकीरा को दिखा सके। और रहा सवाल फकीरा का, तो उसके अब जिंदा वापस आने की उम्मीद छोड़ दे डांडिया, क्योंकि मैंने उसे उसके गुनाहों की सजा दिलाने के लिए रविकांत धर्माधिकारी की अदालत में भिजवाया है, जहां से आज तक कोई गुनाहगार सजा पाए बिना छूट कर नहीं आया, और जहां कभी किसी निर्दोष मुलजिम को मुजरिम साबित नहीं किया जा सका। धर्माधिकारी के फैसले को लोगों ने हमेशा भगवान का फैसला माना। पुलिस की कहानी झूठी है। मुलजिम अजय बड़ेजा को बाइज्जत बरी किया जाता है, और जिसे इस अदालत ने बरी कर दिया उसके मुजरिम होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और जिसे इस अदालत ने मुजरिम घोषित कर दिया, उसे ना तो दुनिया की कोई अपील बचा सकती है और ना ही कोई वकील। मुजरिम 6 हत्याओं का दोषी है। अदालत मुजरिम तिवारी को सजाए मौत का हुक्म सुनाती है, टू बी हैंग्ड टिल डेथ। रविकांत धर्माधिकारी, जिनके कार्यकाल का आज आखिरी दिन था, आज आखिरी बार उन्हें अदालत के उस महान कुर्सी पर बैठना था जिस पर बैठने के बाद उन्होंने कभी इंसाफ की देवी का
कभी इंसाफ की देवी को शर्मिंदा ना होने दिया था। ये वो अदालत थी जहां इंसाफ की देवी को आंखों पर पट्टी बांधे रखने की भी इजाजत जरूरत नहीं थी, क्योंकि जज धर्माधिकारी की अदालत का इंसाफ अंधा नहीं होता था। आज बाहर कंपाउंड में ही उन्हें घेर लिया था प्रेस ने। एक्सक्यूज मी सर, ये लाइव टेलीकास्ट है। आज आखिरी बार अदालत जाते वक्त आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे नहीं लग रहा कि मैं आखिरी बार अदालत जा रहा हूं, पर हाँ, शायद बाहर निकलते वक्त मुझे ये महसूस होगा कि मैं अपनी जिंदगी यहां छोड़कर जा रहा हूं। सर, आज आप मुंबई के उस सबसे खतरनाक माफिया सरगना फकीरा का फैसला करने वाले हैं, जिनका केस हाथ में लेने से बड़े बड़े विपक्षी वकीलों की जुबान भी थरथरा जाती है। पुलिस वाले केस फाइल तैयार होने से पहले ही अपना तबादला करा लेते हैं। जो आज डोगा के कारण जेल में बंद थे, क्या आज भी आप न्याय कर पाएंगे? मैंने अपनी जान से भी ज्यादा धर्म और सच्चाई का साथ दिया है। इस अंतिम फैसले में भी मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। लायन जिम में अपने कमरे में मौजूद सूरज, जो टीवी पर धर्माधिकारी की उस विशेष अदालत का लाइव टेलीकास्ट देखते हुए उछल पड़ा। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो गया? इट इज इम्पॉसिबल। अदालत कक्ष से फूलों के हार पहनकर फकीरा बाहर आ रहा था। देखा, धर्माधिकारी की अदालत ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया। आज गलत साबित हो गया डोगा, क्योंकि डोगा कहता है कि उसके हाथों केवल मुजरिम ही मरते हैं। नहीं, मैं कहता हूं कि वो झूठ कहता है, क्योंकि उसने मुझे भी मारने की कोशिश की थी। वो तो इन समय पर पुलिस आ गई और मैं बच गया, पर पकड़ा गया। धर्माधिकारी की अदालत में मुझ पर लगाया गया एक भी इल्जाम साबित नहीं हो सका, और सारी दुनिया जानती है कि धर्माधिकारी की आवाज भगवान की आवाज है। अगर डोगा के मुताबिक मैं मुजरिम था, तो धर्माधिकारी की अदालत से मैं बाइज्जत बरी होकर कभी नहीं आता। पुलिस ऐसे मक्कार डोगा का साथ देती है। आज के बाद डोगा का खेल खत्म करो। वो हत्यारा है। मुजरिमों को खत्म करने की आड़ में वो निर्दोषों को भी मार रहा है। धर्माधिकारी का फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। गलत डोगा है। इस केस के बाद हम लोगों की आंखें भी खुल गई है। हम बाकी लोगों को भी डोगा से आगाह करेंगे। देखा देखा अदरक चाचा, आज चरमरा गई कानून की सबसे ऊंची समझे जाने वाली मीनार भी। मैंने उस हत्यारे को इसलिए जिंदा छोड़ दिया था क्योंकि मुझे यकीन था कि धर्माधिकारी की अदालत उसे उसके गुनाहों की कम से कम भी फांसी की सजा ही देगी। मगर उसे तो छोड़ दिया गया। उसे छोड़कर धर्माधिकारी ने उसे लोगों की निगाहों में हीरो बना दिया है, निष्पाप हीरो, और डोगा को अपराधी बना दिया। क्या यही है धर्माधिकारी का न्याय, जिस पर हजारों को विश्वास है, जिस पर डोगा को विश्वास था? मैं ये तो नहीं बता सकता कि धर्माधिकारी ने उसे मुजरिम मैं ये तो नहीं बता सकता कि उस मुजरिम को धर्माधिकारी ने क्यों छोड़ दिया जिसे डोगा ने पकड़ा था, मगर इतना कह सकता हूं कि झूठा डोगा भी नहीं है। धर्माधिकारी की अदालत अगर न्याय करती है तो अन्याय डोगा की अदालत भी नहीं कर सकती। धर्माधिकारी ने ऐसा किस आधार पर किया, इसका पता अब डोगा लगा कर रहेगा। जो सवाल सूरज और अदरक चाचा के जेहन को सांप की तरह डस रहा था, उसका जवाब फकीरा के भाई लकीरा की बंदूक की जुबान पर आने वाला था। ये हैं वो मोहरे फकीरा जिनकी बदौलत हमने हारी हुई बाजी जीती है। अब मैं बारी बारी से तुझे इनका परिचय देता जाता हूं। ये है धर्माधिकारी का बड़ा लड़का पलाश, जिसे अब मैं बना दूंगा लाश। धाए। ये है धर्माधिकारी की बहू नैना, जिसके नैन अब मैं हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। धाए। और ये है धर्माधिकारी का छोटा बेटा विजय, जिसकी जिंदगी मेरी चलाई गोली के आगे हार जाएगी। धाए। लड़की है ना तू धर्माधिकारी की, तेजस्वी नाम है तेरा। आज मेरी गोली तुझे निस्तेज कर देगी। धाए। लकीरा, गोलियों की आवाजें बाहर जा रही होगी, पुलिस आ गई तो घबरा मत फकीरा। ये जगह तलघर में है, जिसके ऊपर डे नाइट क्लब इस वक्त सवाब पर है। देख,
देख फकीरा कैसे तिलमिला रही है ये, इसकी आंखें कैसे खून की तरह लाल हो रही है। अरे मार डालेगी क्या हमें, खाएगी क्या हमें? पर यह हमें कैसे मारेगी, ये तो खुद मरने मरने वाली है। पता है ये कौन है फकीरा? ये उस न्याय की मीनार की नींव है, इंसाफ की उस तलवार धर्माधिकारी की म्यान है, उसकी बीबी अर्पणा, जो अब मेरी उंगली के एक इशारे पर अपने प्राण अर्पण कर देगी। धाए रुक जा लकीरा, अगर तू ऐसे ही कत्ल करता रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि यमराज को अपने यमराज होने पर शर्म आने लगे। ला गन इधर ला, एक गोली मैं चलाऊंगा। तो बच्चे की जान लेगा क्या? जान कौन कमबख्त ले रहा है, मैं तो सिर्फ गोली चलाऊंगा। धाए ची ची, दरिंदगी को जैसे खुलकर 28 लगाने का लाइसेंस मिला हुआ था। मिटा डाली आज हमने धर्माधिकारी के वंश की लकीर, कोई उसका नाम लेने वाला नहीं बचा, अब कोई धर्माधिकारी पैदा नहीं होगा। ले अपनी गन संभाल फकीरा, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि मुझे उस कमीने डोगा की लकीर भी मिटानी है, जिसने डांडिया और उसके आदमियों के काम में रुकावट डालकर सीधे सीधे हमसे दुश्मनी मोल ली है। और उसके लकीर मिटाने की तरकीब मैंने सोच ली है। डोगा की लकीर अब मैं धर्माधिकारी के हाथों मिटाऊंगा। वो कैसे? लकीरा फकीरा को समझाने लगा कि कैसे। धर्माधिकारी की सरकारी एम्बेसडर सड़क पर उस स्थान पर पहुंचकर एक झटके के साथ रुकी। क्रिया न्याय और गंभीरता की वो मूर्ति कार से नीचे उतरी तो आइए सर, उधर वो। इंस्पेक्टर धर्माधिकारी को लेकर जब उस स्थान पर पहुंचा तो हवा उनकी कनपट्टी पर ठोकरें बरसाने लगी। लाशें की गिनती उनकी रगों में लहू के बहाव को तेज कर रही थी। उस वक्त उसके सीने में जैसे कोई तूफान जन्म ले रहा था, और उस वक्त तो तूफान उस सीने को भेद कर जैसे उनकी आंखों में उतरने लगा। न्यायमूर्ति धर्माधिकारी को भेंट डोगा। एक से एक खतरनाक मुजरिमों के फैसले लिखते वक्त जो हाथ कभी न कांपे थे, आज उस लाश के चेहरे से कफन हटाते वक्त बुरी तरह से थर्रा गए। आंखें जैसे पथरा गई, ऐसा लगा जैसे जीवन में पहली बार किसी को मरा देखा हो। बाकी लाशों के चेहरे से हवा कफन उड़ाती चली गई। उस वक्त धर्माधिकारी को ऐसा लग रहा था जैसे उसके हृदय को किसी ने मुट्ठी में पकड़कर भींच दिया हो। हर लाश के चेहरे पर से फिसलती चली जा रही आंखों में जैसे शोले भरते चले जा रहे थे। जबड़ों में कसाव बढ़ रहा था, और उस छोटी सी लाश की तरफ देखते धर्माधिकारी की मुठ्ठियां भी कस गई। बुरी तरह कांपता हाथ आगे बढ़ा और उस नन्ही लाश के चेहरे से कफन हटाया। पोते की हमेशा के लिए बंद हो गई आंखों और उसके निस्तेज पड़े चेहरे ने झकझोर कर रख दिया था धर्मा के उस अधिकारी को। नहीं नहीं सर, आपने जिस फकीरा को बाइज्जत बरी कर दिया उसे डोगा ने पकड़ा था। उसके मुताबिक फकीरा एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है, जबकि आपने उसे छोड़कर उसे सबकी निगाहों में निर्दोष घोषित कर दिया और डोगा को अपराधी। शायद इसी से चिढ़कर ही डोगा ने यह भयानक हत्याकांड कर डाला है। उसने आपसे बदला लिया है सर। मुझे डोगा चाहिए, मुझे डोगा चाहिए, और वो भी जिंदा, हथकड़ियों में जकड़ा हुआ। जल्दी, आज मैं रिटायर हो रहा हूं। आज मेरे कार्यकाल का आखिरी दिन है, मगर मेरी सेवाएं रात्रि 12 बजे तक मान्य है। उसके बाद ही मैं रिटायर समझा जाऊंगा। इस वक्त दिन के 4 बजे हैं। 12 बजने में अभी 8 घंटे बाकी हैं कमिश्नर, और इन 8 घंटों में मुझे डोगा चाहिए। फकीरा का फैसला मेरे सेवा काल का आखिरी फैसला नहीं था। अभी मैं एक फैसला और करूंगा। जब जज किसी को मौत की सजा देता है तो कलम तोड़ता है। डोगा के नाम की कलम तोड़ने के बाद ही मैं अपने पद से हटूंगा। कमिश्नर की पेशानी पर 1001 बल पड़ गए, मगर सिर्फ 8 घंटों में डोगा जैसे अपराधी को गिरफ्तार करना नामुमकिन है। भूसे के ढेर से सुई ढूंढने जैसा है ये। हाथ में शक्तिशाली चुंबक हो तो भूसे के ढेर में से सुई को भी ढूंढा जा सकता है कमिश्नर। अगर डोगा को पकड़ने का कोई जबरदस्त प्लान है तो कोशिश की जा सकती है। हाँ, है प्लान मेरे पास। धर्माधिकारी के चेहरे पर नफरत का सैलाब उमड़ पड़ा था। इधर वो विशेष समाचार इशू
सूरज के हाथ में था। आज की ताजा खबर, डोगा ने किया धर्माधिकारी के पूरे परिवार का सफाया। ये क्या? नहीं, ये गलत है, बिल्कुल झूठ। किसने फैलाई है ये कहानी? किसने की ये निर्मम हत्याएं और क्यों? डोगा को फंसाने के लिए उसने धर्माधिकारी के ही परिवार को निशाना क्यों बनाया? इस खबर के छपने के बाद तो पूरे मुंबई शहर का बच्चा बच्चा डोगा के खिलाफ हो जाएगा। सूरज की रग रग में खून जैसे खौल रहा था और धर्माधिकारी की दोनों आंखों से जैसे टपक रहा था। कमिश्नर, कभी कभी मंजिल रास्तों के बहुत पास होती है, मगर हम उसे पीछे छोड़कर आगे निकल जाते हैं क्योंकि हम उस ओर से लापरवाह होते हैं, उधर ध्यान ही नहीं देते। अगर ध्यान देते होते तो आज मेरे परिवार, जिसे मैंने बगीचे की तरह अपने खून से सींचा था, मेरे सामने बेजान लाशों में बदला ना पड़ा होता, क्योंकि तब डोगा आजाद ही ना होता। जरा सोचो कमिश्नर, सोचो कि इतने हथियारों से लदा फदा डोगा जब किसी हत्यारे या मुजरिम को मारकर पुलिस से बचकर फरार होता है, तो ऐसा वो कौन सा घर है, ऐसी वो कौन सी गली है, ऐसा वो कौन सा कूचा है जो उसे पनाह देता है? डोगा जैसे खुर्राट आदमी पुलिस से बचने के लिए कभी किसी घर में पनाह नहीं लेता। अगर वो पनाह नहीं लेता तो चप्पे चप्पे पर फैले पुलिस उसे क्यों नहीं पकड़ पाती, क्यों नहीं ढूंढ पाती वो उसे? जबकि कई बार मैंने अखबारों में पढ़ा है कि डोगा पुलिस के देखते देखते गायब हो गया। वो भागने के लिए गटर में घुस जाता है और हमारी पुलिस यही कच्चा खा जाती है। हमारी पुलिस को ना तो गटर के रास्तों का ज्ञान है और ना ही गटर के माहौल का प्रशिक्षण उसे मिला है, जबकि डोगा गटर के रास्तों से ऐसे ही परिचित है जैसे आज बच्चे कंप्यूटर के नाम से, और वो अपने हथियारों सहित गटर में घुस जाता है। आपकी इस बात की पुष्टि के लिए मैंने एक डमी तैयार की है। अरे डोगा, ये डोगा होता तो इस वक्त अपने पांव पर चलकर नहीं बल्कि स्ट्रेचर पर लाश बनकर अंदर आता। ये डोगा की डमी है। आओ मेरे साथ, मैं आपको कुछ दिखाता हूं। आप मुझे गटर के पास क्यों लाए हैं? कुछ सवालों के जवाब प्रैक्टिकली ही ढूंढने की कोशिश की जानी चाहिए कमिश्नर। डोगा एक्शन। डोगा की डमी हवा में लहराई और ठीक डोगा के स्टाइल में उसने खुले मेनहोल में समा जाना चाहा, मगर खट खट। उफ, उठो, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? नो सर। मगर धर्माधिकारी का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। डोगा एक्शन अगेन। डोगा की डमी पुनः मेनहोल की तरफ उछली। इस पर हालांकि डोगा की डमी ने अपने शरीर को और भी बुरी तरह से सिकोड़कर मेनहोल में कूदने की कोशिश की थी, लेकिन खड़ाक। कमिश्नर आंखें फाड़े उस प्रैक्टिकल को देख रहा था जिससे धर्माधिकारी ना जाने क्या साबित करना चाह रहा था। उठो, उछलना छोड़ो और अब इत्मीनान से गटर में उतरने की कोशिश करो। यस सर। डोगा की डमी इस बार आराम एवं पूरी तसल्ली के साथ मेनहोल में उतरने लगी। क्या हुआ? ठीक से कोशिश करो। सर, गन का कुंदा अंदर जाने में रुकावट पैदा कर रहा है। हाथ को पीछे ले जाकर कुंदे को शरीर के साथ दबाओ और उसे अंदर ले जाने की चेष्टा करो। डोगा की डम्मी ने वैसा ही किया, मगर अब क्या हुआ? कुंदे को दबाकर उसे टेढ़ा करके कुंदा तो अंदर चला गया सर, लेकिन अब गन का ये हिस्सा जहां गोलियों की मैगजीन फिट है अटक गया है और ये दबाने पर भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो रहा। तो फिर तुम गन को उतार कर हाथ में लेकर नीचे क्यों नहीं उतरते बेवकूफ? ठीक है सर, मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं। तुम्हें देर लग रही है, जल्दी करो। सर, मैं जल्दी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे एक हाथ में गन है, दूसरे हाथ में मुझे नीचे उतरने के लिए गटर की दीवार पर लगे ये ब्रेकेट पकड़ने होंगे। इस वक्त मेरा एक पांव ब्रेकेट पर है एवं दूसरा हवा में। अब जब मैं अपना दूसरा पांव नीचे वाले ब्रेकेट पर रखकर पहला वाला पांव नीचे जाने के लिए ब्रेकेट से हटाऊंगा तो मुझे अपना हाथ भी ब्रेकेट से हटाना होगा और ऐसा करते ही मैं गिरने लगूंगा। गिरने से बचने के लिए मैं अपनी पीठ को गटर की दीवार पर टिका दूंगा, फिर पीठ के सहारे ही थोड़ा और नीचे फिसलूंगा ताकि मैं दूसरा ब्रेकेट पकड़ सकूं। मगर ये क्या? मेरे कंधों पर चढ़ा ये कवच दोनों ओर से मेनहोल के किनारों में अटक गया है।
ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैनहोल की चौड़ाई 1.5 फुट व्यास के लगभग है, जबकि कंधों के कवच के कारण तुम्हारे कंधों की चौड़ाई 2 फुट से ज्यादा हो रही है। अब तुम बाहर आ जाओ। मैं जो कुछ कमिश्नर साहब को दिखाना चाहता था वो दिखा दिया। कमिश्नर के सब्र का बांध टूटता चला गया। आखिर ये सब क्या है कमिश्नर? मैं आपको ये सब दिखाकर ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि डोगा चाहे जितना भी जोर लगा ले, वो अपनी गन और कंधे पर पहने कवच के कारण मेनहॉल के रास्ते किसी भी सूरत में फरार नहीं हो सकता। ओह, लेकिन वो जाता तो गटर के ही रास्ते से है। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो मेनहॉल में प्रवेश करता है तो उस वक्त उसके हाथ में उसकी गन और कंधों पर उसका कवच नहीं होता। और अगर ये दोनों चीजें वहां नहीं होती जहां होनी चाहिए तो फिर कहां होती है? पीछा कर रही पुलिस को ये चीजें वहां नहीं मिलती। इसका मतलब कवच और गन डोगा बाहर फेंक कर भी नहीं जाता। क्या आपने कभी इस प्रश्न पर गौर किया है कमिश्नर साहब? ये चीजें आखिर उस वक्त कहां चली जाती है जब डोगा मेनहोल में उतरता है? नहीं। इसका जवाब आपको फौरन मिल जाता कमिश्नर, अगर आपने इन प्रश्नों पर भी गौर किया होता कि डोगा ये कुत्ते सी शक्ल का मांस क्यों पहनता है, क्यों रखा है उसने अपना नाम डोगा। ये तो शायद डोगा के अलावा कोई भी नहीं जानता। शायद मैं भी नहीं जानता, मगर इन सब प्रश्नों के आधार पर मैं ये बात कह सकता हूं कि डोगा का कुत्तों के साथ विशेष लगाव यानी संबंध होना चाहिए। कुत्ता एक ऐसा समझदार प्राणी है कमिश्नर साहब कि उसे विशेष प्रशिक्षण देकर उससे कैसा भी काम लिया जा सकता है। पुलिस खुद प्रशिक्षित कुत्तों द्वारा कई बार बड़े बड़े अपराधियों और हत्यारों को ढूंढ निकालती है। कुत्ते की स्वामी भक्ति और वफादारी के बारे में कौन नहीं जानता। एक अंग्रेजी फिल्म रॉबर्ट्स डॉग में तो कुत्तों द्वारा पूरी बैंक रॉबरी को ही शूट किया गया था। मुझे लगता है कि जिस समय डोगा अपना काम करके वहां से जाता है तो वो अपने हथियार, कवच, जूते और अपनी वर्दी इत्यादि सब अपने ट्रेंड कुत्तों के सुपुर्द कर जाता है, जो कि घटना के समय वही आसपास ही होते हैं। कमिश्नर साहब, अगर इन कुत्तों का पता लग जाए तो हम डोगा तक पहुंच सकते हैं, मगर ये काम मुश्किल है। हर गली में 20 कुत्ते हैं, कैसे पता चलेगा कि इनमें से डोगा के कुत्ते कौन से हैं? ये पता लगाएंगे हमारे जासूस कुत्ते। डोगा का कार्य क्षेत्र काफी बड़ा है, इसलिए अगर हम ठीक सोच रहे हैं तो डोगा ने कुत्तों के पास हर क्षेत्र में हथियार छिपा रखे होंगे, जो वक्त जरूरत पर वो उन्हें डोगा तक पहुंचा देते हैं। हमारे प्रशिक्षित कुत्ते इन कुत्तों के रहने की जगहों का पता लगाकर उन जगहों पर हथियार ढूंढेंगे। अगर हथियार मिल जाते हैं तो हमारी थ्योरी सही साबित हो जाएगी। तब हम डोगा को पकड़ने के लिए अगली चाल चलेंगे। कमिश्नर के एक ही फोन पर जासूस कुत्तों से भरी वैन उस क्षेत्र में पहुंचकर रुकी और पता नहीं जासूस कुत्तों को इस क्षेत्र की गलियों में छोड़ने का आदेश कमिश्नर साहब ने क्यों दिया। शायद कोई हथियार पकड़ने हैं। इन्हें कई तरह के हथियार भी तो दिखाए गए हैं। अब हमें इस वायरलेस सेट के पास रहना है ताकि अगर कोई कुत्ता वापस आता दिखे तो हम कमिश्नर साहब को इसकी खबर दे सकें। और सिर्फ 15 मिनट बाद ही एक कुत्ता आ गया, पर इसके मुंह में तो कुछ दबा है। कमिश्नर साहब को खबर करो जल्दी। धर्माधिकारी की आंखें भी उस वक्त 1000 वाट के बल्ब की तरह चमक उठी। ओह, जल्दी बताओ वो चीज क्या है? कुत्ता पास आ गया है सर। अरे, ये तो कोई रिवॉल्वर है। रिवॉल्वर? दूसरा कुत्ता भी आ रहा है, उसके मुंह में ये तो गोलियों की बेल्ट है सर। 2 और कुत्ते लौट रहे हैं सर, उन दोनों ने मुंह में दबा रखी है AK-47। ओह गॉड, 3 कुत्ते मुंह में हैंड ग्रेनेड लेकर लौट रहे हैं। और अब चाकू भी सर। जितने भी हथियार मिले उन्हें अपने कब्जे में लेकर फौरन लौट आओ। देखा कमिश्नर, जरूरी नहीं कि चोर को पकड़ने के लिए चोर सामने ही हो। अगर चोर की ABC का पता हो तो XYZ तक पहुंचा जा सकता है। मैं आपके दिमाग का कायल हो गया जज साहब, लेकिन ये सच्चाई पता लगाने के बाद अब डोगा का पता आप कैसे लगाएंगे? हथियार मिल गया तो डोगा भी मिल जाएगा। अब हमें इसी क्षेत्र में तुरंत एक काम करना होगा। और डोगा चूंकि अधिकतर रात में ही बाहर आता है, इसलिए ये काम सूर्यास्त के साथ ही शुरू हो जाना चाहिए।
वैसे भी सूर्यास्त होने को ही है। इसी समय मैं घर पहुंचता था तो मेरा पोता दादाजी दादाजी चीखता हुआ मेरी गोद में चढ़ जाता था, मगर अब उसकी चीखें खामोश हो चुकी है। मेरी बाहें अब उसे उठाने के लिए कभी नहीं उठेंगी। धर्माधिकारी की आंखों में उस वक्त एक पीड़ा जन्म ले रही थी। चेहरे पर आक्रोश लिए सूरज अदरक चाचा के सामने जा पहुंचा। अदरक चाचा, कहाँ हैं आप अदरक चाचा? उफ, सबके दिमाग खराब हो गए हैं। ना जाने क्या हो गया है कानून की रक्षा का दम भरने वाले बड़े बड़े अफसरों को। क्या हुआ सूरज? आप तो टीवी के सामने बैठे हैं। शहर में खबरों और चर्चाओं की कैसी कैसी आग लग रही है, सब पता होगा आपको। और अगर नहीं पता तो पढ़ लीजिए इन विशेष इश्यूज में जो फकीरा के बाइज्जत रिहाई के बाद से अब तक छप चुके हैं। इनमें छपा है डोगा धर्माधिकारी के पूरे परिवार का हत्यारा है। उसके मासूम 5 साल के पोते को भी गोली से उड़ा दिया डोगा ने। और तो और कमिश्नर भी पागल हो गया है। धर्माधिकारी की अदालत से छूटकर आए बेदाग निर्दोष और बेचारे फकीरा को गिरफ्तार करके उनके पुलिस ने जो गुनाह किया है उसके लिए वो फकीरा से सार्वजनिक रूप से माफी मांगेगा। ऐसा क्या खुदा हो गया धर्माधिकारी की जिससे कोई गलती हो ही नहीं सकती। और फकीरा को छोड़कर तो धर्म के उस अधिकारी ने एक ऐसा गुनाह किया है जो क्षमा के काबिल है ही नहीं। उन घरों की रोशनी एक बार फिर छीन ली है धर्माधिकारी ने, जिनके घरों के चिराग फकीरा के हाथ में थमे चाकू और पिस्तौलें ने बुझा दिए हैं। ऐसे लोग इस विश्वास में थे कि धर्माधिकारी की अदालत उसे मौत की सजा देगी, पर सबकी उम्मीदों का खून कर दिया धर्माधिकारी ने। और अब कमिश्नर जो करने जा रहा है वो तो उसके दिमागी दिवालियेपन का पक्का सबूत है। लेकिन अदरक चाचा, अब सूरज डोगा ऐसा हरगिज नहीं होने देगा। कानून का माथा एक मुजरिम के जूतों पर नहीं टिकने देगा डोगा। वक्त आ गया है अदरक चाचा, वक्त आ गया है। जो फैसला धर्माधिकारी की अदालत में ना हो सका वो अब डोगा की अदालत में होगा। जा रहा हूं अदरक चाचा। टीवी ऑन ही रखिएगा क्योंकि जल्द ही इस पर फकीरा की गोलियों से छलनी हुई लाश दिखाई जाने वाली है। ऑन ही रखूंगा डोगा, ऑन ही रखूंगा। जल्द ही उस सुनसान सड़क पर मैनहोल के ढक्कन में हलचल हुई और ये गली उस जगह के बिल्कुल नजदीक है जहां फकीरा को मुंबई पुलिस सलाम बोलकर अपना नाम इतिहास में काला करने वाली है। वो पल आए उससे पहले ही डोगा फकीरा की जिंदगी को सड़क पर धोबी पाट दे मारेगा। डोगा के हाथ में दिखाई पड़ी वो अल्ट्रासोनिक सीटी जिसकी आवाज केवल कुत्तों को ही सुनती है। अभी दौड़े आएंगे मेरी कुत्ता फौज के सिपाही मेरे शस्त्रास्त्र लेकर। और आ गए मेरी कुत्ता फौज के सिपाही। उस इमारत पर खड़े डोगा के कानों में पड़ रहा था वो शोर, हमारा फकीरा जिंदाबाद, हत्यारा डोगा मुर्दाबाद। डांडिया पर नजरें पड़ते ही चौंक उठी थी कुत्ते से वो सूरज। ये तो डांडिया है जो कल विश्वास के साथ कह रहा था कि कल फकीरा छूट जाएगा, और वैसा ही हुआ। आखिर डांडिया को ये आभास कैसे था? कहीं धर्माधिकारी के धर्म न्याय एवं सत्य के खिलाफ किए गए फकीरा के फैसले के पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं था जिसे फकीरा के भाई लकीरा ने रचा हो? कहीं धर्माधिकारी के परिवार का हत्यारा लकीरा ही तो नहीं? कहीं इसलिए तो धर्माधिकारी ने अपना फैसला नहीं बदल दिया है क्योंकि उसका पूरा परिवार लकीरा के कब्जे में था, और मुझ पर इन हत्याओं का दोष फकीरा ने इसलिए डाल दिया क्योंकि मैंने ही फकीरा को गिरफ्तार करवाया था और डांडिया को तोड़ा था। डोगा के जबड़ों में जबरदस्त शक्ति आने लगी थी। ऐसा करके उन्होंने धर्माधिकारी को मेरा दुश्मन बना दिया है। सारी कहानी अब खुली किताब की तरह मेरे सामने है, मगर इस किताब के पन्नों को धर्माधिकारी को पढ़ाना शेष है, और उससे भी पहले फकीरा की जिंदगी की किताब को मैं बंद करूंगा। मंच पर आ चुके थे कमिश्नर। साथियों, पुलिस आप लोगों के भले के लिए तैनात की गई है, मगर उसके पास कोई जादू नहीं है कि वो इंसान को देखकर उसके सच झूठ, निर्दोष या अपराधी होने का पता लगा ले। पुलिस गवाहों और घटनाओं और सबूतों की मोहताज है।
श्रीमान फकीरा को एक ऐसी जगह से गिरफ्तार किया गया था जहां किसी का खून कर दिया गया था। फकीरा का कहना था कि वो खून डोगा ने किया है, डोगा का कहना था कि खून फकीरा ने किया है। शक के बिना पर श्रीमान फकीरा को गिरफ्तार किया गया और बाद में अदालत ने उसे निर्दोष पाकर बाइज्जत बरी कर दिया। पर चूंकि ये गिरफ्तारी पुलिस ने डोगा के कहने पर की थी, उस डोगा के कहने पर जिस पर जज धर्माधिकारी साहब के परिवार के खून का इल्जाम लगा है, इसलिए हमने ये विशेष सभा बुलाई है आप लोगों को ये बताने के लिए कि डोगा जल्दी कानून या मौत की गिरफ्त में होगा। फकीरा को पुलिस की गिरफ्तारी की जो यातनाएं सहनी पड़ी उसके लिए पुलिस, और इससे पहले कि कमिश्नर आगे एक भी शब्द कह पाता, उस अंधेरे कोने से चली वो गोली और वो दृश्य देखने वालों के कलेजे हिल गए। ओ माय गॉड, ये गोली किसने चलाई? मौत के कदम अभी रुके ना थे, डांडिया और उसके साथियों की चीखें गूंजती चली गई। वो कत्लेआम देखकर लोगों में जबरदस्त भगदड़ मची। भागो भागो, चीख उठा कमिश्नर। गोलियां उस अंधेरे कोने में से चलाई जा रही है। फायर, वहां जो भी है उसे गोली से उड़ा दो। भौचक्का था धर्माधिकारी। मैं जानता हूं कि वहां डोगा है कमिश्नर, पर उसके पास हथियार कहां से आए? हथियार तो हमने कुत्तों के जरिए गायब करवा दिए थे। शायद हमारी कोशिश पूरी तरह सफल नहीं हुई, लेकिन मैं हत्यारे फकीरा की मौत डोगा के हाथों चाहता था और वो काम हो गया, क्योंकि उसे सिर्फ वही मार सकता था। ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूं मैं। अब डोगा की बारी है। गोलियां उस अंधेरे कोने को चीर कर रखे दे रही है। अब डोगा भी बचकर नहीं भाग पाएगा। ठाए ठाए ठाए, गोलियों की जबरदस्त बारिश क्षण भर को रुकी तो अंधेरे कोने को चीरकर जो सूरत बाहर आई उसे देखकर देखने वालों की उंगलियां दांतों तले पहुंच गई। तुम लोगों ने जितनी गोलियां चलाई वो सब सामने की ओर चलाई, सड़क की ओर एक भी नहीं चलाई, और मैं सड़क पर लेट कर ही बचा रहा। सैकड़ों गोलियां मिलकर भी मुझे छलनी ना कर सकी, क्योंकि मेरे शरीर पर गोलियों से भी ज्यादा उन लोगों की दुआओं का कवच है जो चाहते हैं कि डोगा जिंदा रहे। और ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि डोगा वो कभी नहीं कर सकता जो धर्माधिकारी के परिवार के साथ हुआ। याद रखना धर्माधिकारी, डोगा बदला नहीं लेता, क्योंकि डोगा इस बात की परवाह नहीं करता कि उसे मुजरिम या हत्यारा समझा गया। डोगा ने फकीरा को तुम्हारी अदालत में भिजवाया था, जहां से वो छूट गया तो डोगा उसे ही खत्म करता, क्योंकि वो अपराधी ही था। किसी निरपराध पर गोली क्यों चलाएगा डोगा? तुम्हारे परिवार के असली हत्यारे को डोगा जल्द ही तुम्हारी अदालत में लाकर खड़ा कर देगा धर्माधिकारी, और ऐसा होने से पहले कोई भी तूफान डोगा का रास्ता नहीं रोक सकता। और डोगा ने वहां से भागने के लिए जो रास्ता चुना था उसने धर्माधिकारी के मस्तिष्क में चिंगारियां उड़ा दी। अब पकड़ा जाएगा डोगा, क्योंकि डोगा कवच पहनकर और अपने हथियारों सहित मेन हॉल में नहीं जा सकता। लेकिन उस वक्त धर्माधिकारी के दिमाग को एक करारा झटका लगा जब नहीं, ये नहीं हो सकता। डोगा कवच गन सहित सकरे मेन हॉल में कैसे चला गया? मेरी थ्योरी को एक ही झटके में डोगा ने धूल चटा दी। फायर! सचमुच डोगा ने धर्माधिकारी की थ्योरी को गलत साबित कर दिया था। सब कुछ समझ गया डोगा भी। मुझे मेरी कुत्ता फौज के सिपाहियों ने बता दिया था कि पुलिस के जासूस कुत्तों को उन्होंने हथियार ले जाते देखा है। तभी मेरा माथा ठनक गया था कि कुत्तों के जरिए मेरे हथियार ढूंढने की कोशिश हुई है, लेकिन जासूस कुत्ते जो हथियार ले गए हैं वे उस एरिया के गुंडे थे। शायद इसके पीछे धर्माधिकारी जैसा धुरंधर दिमाग था। उन्हें यह बात कैसे पता चली कि मैं अपने हथियार अपने वफादारों के जरिए छिपाता हूं? इसका अनुमान केवल वही लगा सकता था। एक प्रश्न और भी उसी समय मेरे जहन में कौंध उठा था कि आखिर उसी क्षेत्र में फकीरा को कमिश्नर सम्मानित क्यों कर रहा है, जिस क्षेत्र से जासूस कुत्तों द्वारा वह हथियार जब्त कर लिए गए जिन्हें पुलिस मेरा समझती रही। मुझे निशस्त्र कर देने की चाल किसी की ये मंशा जाहिर करती है कि मैं इस वक्त यहाँ पर आऊँ, और जब मैं यहाँ आऊँगा तो कुत्ते मुझे मेरे शस्त्र लाकर नहीं देंगे। और जो व्यक्ति मुझे यहाँ बुलाना चाहता है वो ये जानता था कि इस वक्त मैं सिर्फ फकीरा के कारण ही यहाँ पहुँच सकता हूँ उसे खत्म करने के लिए। शायद इसलिए फकीरा को कमिश्नर द्वारा सम्मानित किए जाने की खबर का प्रचार किया गया।
और उस व्यक्ति को ये पता होगा कि जब मैं निहत्था यहाँ आऊँगा तो पुलिस की गोलियां मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। ऐसा चाहने वाला सिर्फ एक ही आदमी हो सकता था, धर्माधिकारी खुद, क्योंकि इतनी बड़ी दिमाग स्कीम वही बना सकता है। पर वो मुझे क्यों मारना चाहता है? शायद अपने परिवार की हत्याओं का बदला लेने के लिए, क्योंकि उसको और पूरी मुंबई के लोगों को ये पता है कि उनकी हत्याएं डोगा ने की है। मेन हॉल में कूदते वक्त धर्माधिकारी ने कहा था कि कवच एवं बंदूक के साथ मैं मेन हॉल में नहीं कूद पाऊंगा। उसका यकीन ठीक था। कोई भी मेरे जैसा कवच पहनकर या गन लेकर वहां से नहीं निकल सकता। गन को मैंने इसी हिसाब से बनाया है कि मैं गन समेत मेन हॉल में उतर सकता हूं। डोगा ने हर समस्या को हल कर रखा है, किंतु शायद धर्माधिकारी को मेरी कवच की विशेषता का पता नहीं। वो बुलेट प्रूफ होने के साथ साथ फ्लेक्सिबल भी है। गटर की दीवारों से रगड़ खाकर वो मेरे कंधे एवं छाती से बिल्कुल सट जाता है और अब मेरे कदम रुकेंगे। इस डे नाइट क्लब में पहुंचकर, जहां से मैंने फकीरा को गिरफ्तार कराया था, ये डे नाइट क्लब लकीरा का है। छनाक, इस वक्त तुम्हारा सारा शरीर शराब में भीगा हुआ है। अगर मैं इस लाइटर की लौ को तुम्हारे शरीर से छुआ दूंगा तो तुम्हारे शरीर की राख इस क्लब के झूठे बर्तन मांजने के काम आएंगी। मुझे तुम्हारा बाप लकीरा चाहिए, मिलेगा। शायद अपने जीवन का आखिरी फोन कर रहा था लकीरा। 2 करोड़ में सौदा पक्का करो, वरना तुम्हारी जिंदगी की लकीरा कल खुद आकर मिटा देगा। दूसरे ही पल लकीरा, चाल तो तूने अच्छी चली थी धर्माधिकारी के हाथों डोगा को खत्म करवाने की, मगर अफसोस कि डोगा तेरी चाल को समझ गया। फकीरा की लकीर को मैं मिटा आया हूं। अब तेरी बारी है। धाड़, बारी मेरी नहीं तेरी है डोगा। कड़ाक, बारी तेरी ही है कमीने, और तेरी ही गन से तुझे मारूंगा। बारी तेरी ही है डोगा। रिवॉल्वर चाहे तू 10 निकाल ले, पर बारी तेरी ही है लकीरा। थर्ड, लेकिन पहले मैं तेरे आसपास की गंदगी को साफ कर दूं। क्या नाम है तेरा? पप्पे। अब तू नरक में बैठकर पापे खाना। तू अपना नाम बोल। पिग, सुअर की ही मौत मरेगा तू भी। धाड़, नाम बोल। सुखा, ये गोली तुझे और भी सुखा देगी। और तब बोल लकीरा, धर्माधिकारी के परिवार का कत्ल किसने किया? मैंने। 5 को मैंने मारा था और बच्चे को मेरे भाई फकीरा ने। गोलियां चलाकर इतनी दहशत पैदा कर दी थी डोगा ने कि लकीरा के मुंह से जवाब फौरन निकल रहे थे। धर्माधिकारी ने अपना फैसला क्यों बदला? फकीरा को क्यों छोड़ा उन्होंने? क्योंकि उसका परिवार मेरे कब्जे में था। इसी क्लब के नीचे तहखाने में मैंने उन्हें मारा था। डोगा के प्रश्नों का एक एक जवाब देता चला गया लकीरा। तू जीने के काबिल नहीं लकीरा, तू जीने के काबिल नहीं है। मुझे छोड़ दो डोगा, मैं अपना गुनाह कबूल कर दूंगा। तुझे छोड़ना मेरी मजबूरी है लकीरा, क्योंकि तभी धर्माधिकारी की निगाहों में मैं निर्दोष साबित होऊंगा। डोगा के हाथ में थमे रिवॉल्वर से तो नहीं, मगर वो गोली चली जरूर, जिसने लकीरा की खोपड़ी के परखच्चे उड़ा दिए। डोगा स्प्रिंग की मानिंद उछल कर पलटा। धर्माधिकारी आप? हाँ डोगा, मैं। इस कमीने को इस अंजाम तक मेरे यहाँ तो पहुँचना था। जिंदगी भर इंसाफ, फर्ज और कर्तव्य के जो दौलत मैंने इकट्ठा की थी, इस हत्यारे ने उसे लूट लिया था। उसके कारण किया गया मेरा आखिरी फैसला कलंकित कर गया मेरे दिल, मेरी आत्मा को। लेकिन जिनके लिए मैंने अपनी आत्मा की आवाज को दबा दिया, कलम तोड़ने के लिए उठाई थी, पर वो ना तोड़ पाया, वही मेरे अजीज, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा मासूम पोता, वो सब मुझे फिर भी जिंदा वापस ना मिल सके। इस हत्यारे ने बेदर्दी से उन सब की छातियों में गोलियां उतार दी। मेरे मासूम पोते को भी नहीं बख्शा इसने। जड़ हो गया था जैसे उस वक्त मेरा दिमाग, और मैं तुम्हें उनका कातिल समझ बैठा। अपनी थ्योरी बनाकर तुम्हें 8 घंटे में पकड़ने की सौगंध खाई, तुम्हारे नाम के कलम तोड़ने का प्रण किया, मगर वक्त रहते मेरी आंखें खुल गई।
जो सही फैसला मेरी अदालत ना दे सकी, वो फैसला तुम्हारी अदालत ने फकीरा को खत्म करके दे दिया डोगा। और अब अपनी जिंदगी पर गलत फैसले के अपराध का बोझ लेकर मैं जिंदा नहीं रह सकता। एक अपराध तो कर चुका हूँ, दूसरा भी कर रहा हूँ, आत्महत्या करने का अपराध। आज मेरी अदालत हमेशा के लिए बंद हो जाएगी डोगा। पर तुम अपनी अदालत कभी बंद ना होने देना, क्योंकि कुछ शैतानों को सही इंसाफ तुम्हारी अदालत ही दे सकती है। नहीं, धाए डोगा, छोड़ दो मुझे। मेरे लिए अब इस दुनिया में जीने के लिए कुछ नहीं बचा। जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है जज साहब। काश आप अपने परिवार की कुर्बानी देने के लिए अपने दिल और अपनी आत्मा को भी पत्थर से भी ज्यादा मजबूत बना लेते। तब आप अपने परिवार को खोने के दर्द के साथ अपनी आत्मा पर किसी अपराध का बोझ लेकर जिंदा रहने के लिए मजबूर ना होते। अपनी जिंदगी को खत्म करने की जगह अपने कुशाग्र दिमाग को मानवता की भलाई के कामों में लगाओ। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो डोगा की ये मर्मात्मक और इमोशनल कॉमिक्स कैसी लगी कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना। इसमें ये जज जो है डोगा को अपने दिमागों से काफ़ी ज़्यादा फंसाने की कोशिश किया है, लेकिन फंसा नहीं पाया है। लेकिन कुछ और प्रयास करता तो शायद से फंसा लेता और कुछ और बेटर प्रयास भी कर सकता था। तो ये डोगा को छका भी सकता था या फंसा भी सकता था। आपका क्या राय है इस बारे में कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना। और ये स्टोरी जो थी, इसमें विलेन जो था वो मतलब वो किसी को मतलब अपना मोहरा बना करके इस्तेमाल कर रहा था। खुद सामने आकर के डोगा से वन वन एंड वन मतलब फाइट नहीं किया या वन वन चैलेंज नहीं किया। उसने ये जो जज है इसको अपना मोहरा बनाया और उसी के थ्रू जो है वो अपने साजिश को मतलब अपने मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जज जो है, जज और डोगा के इर्द गिर्द ही इसकी कहानी घूमती है। और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। और आप अपना रिव्यू लिख सकते हैं कि आपको कैसी लगी ये कहानी। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।